बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ मैटर वेव और डिफ्रैक्टिव वेव। आज हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से एग्ज़ाम के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनते हैं, तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैटर वेव और डिफ्रैक्टिव वेव क्या है? तो ये हमारे पास मैटर वेव या डिफ्रैक्टिव वेव, ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डिफ्रैक्टी। उन्होंने पहले एक हाइपोथेसिस दिया था। किस तरह दिया था और क्यों दिया था? क्योंकि डिफ्रैक्टी से पहले लाइट का डुअल नेचर हमें पता चल गया था कि लाइट एज अ वेव भी बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। यानी मतलब ये कि हमारे पास लाइट का वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। किस तरह? तो जैसा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास जो कि वेव, जो लाइट आता है, वो मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो उसी फिनोमेना जो कि वेव, जो लाइट मेटल सरफेस पे पड़ता था, तो फिनोमेना वेव से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। मतलब ये कि वही लाइट जो कि वेव था, उसको अगर हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करते तो फिर ये एक्सप्लेन हो पा रहा था। और इसको प्रूव किया था आइंस्टाइन ने कि हमारे पास लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा था, लेकिन लाइट का नेचर पार्टिकल था। इसी तरह हमारे पास जो कॉम्पटन इफेक्ट था, उसी में भी हमारे पास लाइट एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा था। तो मतलब ये कि इन दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में हमारे पास लाइट का पार्टिकल नेचर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ था। अब फिर वही लाइट जो कि पार्टिकल के तौर पर बिहेव कर रहा था, उसी को जब हमने उसका इंटरफेरेंस किया, यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उसको पास किया, तो उसी इंटरफेरेंस में वही लाइट ने एज अ वेव बिहेव किया, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो एज अ वेव थी। इसी तरह डिफ्रैक्शन के केस में भी हमारे पास लाइट ने एज अ वेव बिहेव किया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लाइट ने तो दो एक्सपेरिमेंट को कि में जो है ना पार्टिकल के तौर पे बिहेव किया, लेकिन दो एक्सपेरिमेंट पे उसने एज अ वेव बिहेव किया। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास लाइट का क्या है? डुअल नेचर है, यानी एज अ वेव भी बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। फिर वो डिपेंड करता है कि वो हमारे पास वो जो एक्सपेरिमेंट है वो कौन सा है, किस एक्सपेरिमेंट पे हम लाइट हिस्सा ले रहा है। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या कॉम्पटन इफेक्ट है तो वहाँ पार्टिकल नेचर शो होगा, और अगर इंटरफेरेंस है या डिफ्रैक्शन है तो वहाँ पे वेव नेचर शो होगा। यानी एट अ टाइम ये दोनों वेव जो एट अ टाइम पार्टिकल और वेव नेचर प्रूफ नहीं होंगे। उसके लिए अलग सेटअप होना चाहिए कि किसके लिए, पार्टिकल नेचर के लिए है या वेव नेचर के लिए है। लेकिन जिसके लिए भी है, एक बात तो कंफर्म है कि लाइट के पास डुअल नेचर है, वो एज अ वेव भी बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो ये इसी की बुनियाद पे डिब्रागली ने हाइपोथेसिस दिया, जस्ट एक हाइपोथेसिस दिया। क्या कहा उन्होंने यही कहा, उसका जो हाइपोथेसिस है कि वो मैटर वेव के हवाले से। ना व्हाट इज मैटर? डिब्रागली ने कहा एवरी पार्टिकल इन मोशन बिहेव एज अ वेव, यानी हर वो पार्टिकल जो कि पार्टिकल है, मैटर है, अगर वो मोशन में है तो वो एज अ वेव बिहेव करेगा। दिस वेव इज कॉल्ड मैटर वेव और डिफ्रैक्टिव वेव। इसी वेव को, जो कि पार्टिकल जब मोशन में होता है और उसी पार्टिकल का जो वेव है, उसको हम मैटर वेव और डिफ्रैक्टिव वेव कहते हैं। अब इसको मैटर वेव क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसके साथ जो ये जो वेव है वो इसी मैटर की वजह से है। यानी मैटर जब मोशन में होता है, पार्टिकल जब मोशन में होता है, तो उसी के साथ जो वेव है या वो एज अ वेव जो बिहेवियर करता है, उसको हम मैटर वेव कहते हैं या डिफ्रैक्टिव वेव कहते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्टिव ने पहले एक हाइपोथेसिस दिया। तो किस तरह, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पार्टिकल है, इसका मास है, इसका वेलोसिटी है। अगर ये मूव कर रहा है तो हमें पता है कि पार्टिकल है, क्योंकि इसका मास है, इसका वेलोसिटी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये तो पार्टिकल की है। लेकिन जब ये मूव कर रहा है तो ये एज अ वेव बिहेव कर रहा है, यही पार्टिकल एज अ वेव बिहेव कर रहा है। यानी इसका भी डुअल नेचर है, पार्टिकल का भी डुअल नेचर है जब वो मोशन में होता है। तो इसी वेव को, जो पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वो एज अ वेव बिहेव करता है, वैसी वेव को हम मैटर वेव और डिफ्रैक्टिव वेव कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि हमारे पास ये जो डिफ्रैक्टिव वेव है, ये हमारे पास
हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारे पास डी ब्रॉगली वेव हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमें पता है कि हमारे पास डी ब्रॉगली वेव का एक फार्मूला है। क्या है? लेमडा जो कि डी ब्रॉगली वेव है, आर्मेटर वेव है, इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी। यानी डी ब्रॉगली वेव हमारे पास बराबर है प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाई मोमेंटम। अब ये मोमेंटम मैटर पार्टिकल का भी होता है और फोटॉन का भी होता है। तो इसको अगर हम फोटॉन के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एच डिवाइड बाई क्या? अगर हम पार्टिकल के लिए तो हम एम वी लिखेंगे। लेकिन अगर हम यही वेवलेंथ फोटॉन के लिए लिखेंगे तो हमें पता है कि फोटॉन का हमारे पास मोमेंटम किसके बराबर है? हमें पता है कि फोटॉन का जो मोमेंटम है वो ई सी यानी इसके बराबर है, क्योंकि P इज इक्वल टू ई सी, सॉरी E इज इक्वल टू पी सी। तो P किसके बराबर होगा? E बाई सी। तो हमारे पास E बाई सी, तो यही फोटॉन के लिए है। लेकिन अब इस जो इक्वेशन है, जो मैटर वेव का या डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो इक्वेशन है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, ये जो इक्वेशन है ये हमें क्या शो कर रहा है? इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? तो इससे हमें यही मिलता है कि हमारे पास जो वेवलेंथ है, हमें पता है कि वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? हमारे पास वेवलेंथ तो वेव की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी वेव की प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास मोमेंटम पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम होगा, कौन सा मोमेंटम? यही मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी, तो ये एज अ पार्टिकल डोमिनेंट होगा। और जिसके साथ वेव होगा तो एज अ वेव नेचर वह डोमिनेंट होगा। क्या मतलब हुआ? सुन लो यहाँ से, अगर हमारे पास किसी पार्टिकल का मोमेंटम डोमिनेंट होगा तो उसी का जो वेवलेंथ है या वेव नेचर है वो डोमिनेंट नहीं होगा। किसी का अगर वेव नेचर डोमिनेंट होता है तो उसी टाइम उसका जो पार्टिकल नेचर है वो डोमिनेंट नहीं होगा, क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट है में दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो वेव नेचर डोमिनेंट होगा या पार्टिकल नेचर डोमिनेंट होगा। अब देखते, हमारे पास ये जो डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ दिया कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो वेवलेंथ है डी ब्रॉगली वेव है या मैटर वेव है, जो भी वेव जो किसी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है या वही पार्टिकल जो एज अ वेव बिहेव करता है जब वो मोशन में होता है, तो उसी वेव के किसके बराबर है? एच बाई फी। ये जस्ट उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन बाद में यही वेवलेंथ प्रूव किया। किसने? हमारे पास दो साइंटिस्ट है, डेविसन एंड जर्मर। एक दो साइंटिस्ट है, उन्होंने किस तरह प्रूव किया? उन्होंने इसी तरह प्रूव किया कि हमारे पास निकल, उन्होंने एक निकल मेटल को लिया और उसी पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें पता है कि वो एज अ पार्टिकल बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है, उसी को स्ट्राइक किया और फिर यहाँ से डिफ्रैक्शन हुआ। फिर उसी डिफ्रैक्शन और उसी इंटरफेरेंस को जब स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि ये जो इंटरफेरेंस था या जो डिफ्रैक्शन था, ये जो इंटरफेरेंस था या जो ये डिफ्रैक्शन था, इसी का जो वेवलेंथ था वो बराबर था किसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। किसके? डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि एज अ पार्टिकल है, उसने एज अ वेव बिहेव किया इसी एक्सपेरिमेंट में। तो फिर ये साबित हुआ एक्सपेरिमेंटली कि हाँ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो कि मैटर है वो एज अ वेव बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रॉन को निकल के सरफेस पे पाल किया और उसका जो डिफ्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन का, इंटरफेरेंस का, उसी डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को स्टडी करने से ये पता चल गया कि इसका जो वेवलेंथ था इस इंटरफेरेंस का या डिफ्रैक्शन का, उसी को जब डी ब्रॉगली के फार्मूले पे लगाए तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे पास प्रूफ हुआ। क्या प्रूफ हुआ? हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एज अ वेव बिहेव करता है। तो फिर उसी प्रूफ की बुनियाद पे डी ब्रॉगली को 1929 में नोबेल प्राइज़ दिया गया।
तो इससे ये बात कंफर्म हो गई, प्रूफ हो गई कि हमारे पास सिर्फ लाइट के साथ डुअल नेचर नहीं है। लाइट एज अ पार्टिकल एज अ वेव बिहेव नहीं करता, बल्कि हमारे पास पार्टिकल भी, इलेक्ट्रॉन भी एज अ वेव भी बिहेव करता है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है। लेकिन अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है एज अ वेव बिहेव करेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करेगा, यानी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को शो करेगा? तो नहीं, हमारे पास जितने भी पार्टिकल है, हाँ वो माइक्रो हो या मैक्रो हो, जो भी हो, वो जब मोशन में होता है तो वो एज अ वेव बिहेव करता है। तो अब क्वेश्चन फिर यही एराइज होता है कि अगर वो वेव बिहेव करता है तो फिर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर फाइंड करते हैं। तो अगर हमारे पास एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं, हमारे पास कार मोशन में होता है, अर्थ हमारा मोशन कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, इस तरह बाल मोशन कर रहा है, फुटबॉल मोशन कर रहा है, जहाज मोशन कर रहा है, मतलब एवरीडे में हर चीज़ मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो इसके पास तो मोमेंटम है। जब मोमेंटम है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला फिर तो उसका वेव नेचर हमने ऑब्जर्व करना है, हमें ऑब्जर्व होना चाहिए, हमें शो होना चाहिए। तो फिर क्यों हम एवरीडे लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, इस तरह ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इसके साथ ये जो वेव है, ये जो मैटर वेव है, डी ब्रॉगली वेव है, की क्यों हम मेजर नहीं कर सकते? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? वो यह है, देखो इसका आंसर क्या है। हमें पता है कि हमारे पास यही वेव, यही डी ब्रॉगली वेव h डिवाइड बाई p। अब h क्या है? h हमारे पास है प्लांक कांस्टेंट। क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये क्या है? ये हमारे पास है मोमेंटम। तो अब क्या मतलब हुआ? तो हम किसी पार्टिकल का मोमेंटम फाइंड करेंगे, प्लांक कांस्टेंट को उसी मोमेंटम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू देगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इसका वेव नेचर डोमिनेंट नहीं होगा। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम डोमिनेंट नहीं होता तो इसका वेव नेचर डोमिनेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास इसका जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो बहुत कम है। जो मोमेंटम कम है तो मोमेंटम तो डोमिनेंट नहीं होगा, तो वेवलेंथ डोमिनेंट होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन एज इसका जो वेवलेंथ है वो हम ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि इसका वेवलेंथ बड़ा होता है। लेकिन एवरीडे लाइफ में जो हमारे पास बाल है, फुटबॉल है, कार है और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो क्यों हम ऑब्जर्व नहीं करते? क्योंकि उनका जो मोमेंटम है, उसका जो मोमेंटम है हमारा वो बहुत हाई होता है, बहुत बड़ा होता है, मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो उसकी मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका जो वेव नेचर है या जो वेवलेंथ है वो स्मॉल होता है, तो इसलिए उसको हम मेजर नहीं कर सकते। किस तरह? लेट सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास कोई बाल है। अब देखते हैं दोनों के लिए फाइंड करते हैं क्या वेव, क्या या उसका इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मोमेंटम ज़्यादा होता है, डोमिनेंट होता है, या वेवलेंथ, या इसी पार्टिकल का जो कि बाल है या फुटबॉल है, इसके लिए हम वेवलेंथ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये फार्मूला h डिवाइड बाई p। अब h की वैल्यू क्या है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम हमारे पास है मास एंड वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इसका जो वेलोसिटी है तो लेट सपोज 10⁻6 लेते हैं। तो अब देखते हैं जब ये ऊपर जाएगा तो देखो 6.63 9.1। अब ऊपर क्या है? देखो पावर में क्या है? 10⁻⁻34 ऊपर है, और जब ये ऊपर जाएगा ये -31 तो ये प्लस होगा, +31, और ये -6 होगा। तो अब क्या आएगा पावर में? पावर में देखो -34 + 31 -3 और -6 -9 10⁻⁻9, यानी वेवलेंथ हमारे पास सही आएगा। 6.63 को 9.1 पे डिवाइड कर लो और इसके साथ 10⁻⁻6। अब इसके लिए हम फाइंड करते हैं तो देखते हैं लेट सपोज इसका मास हमारे पास है लेट सपोज 10 kg, और इसका वेलोसिटी लेट सपोज कितना है? कितना इसका वेलोसिटी होगा? लेट सपोज 200 मीटर पर सेकंड, जो भी है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे क्या देखते हैं ये 200
200 वेलोसिटी और मास कितना है 10। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ये 6.63 डिवाइड बाई 2 और ये 10 पावर 3 ऊपर जाएगा। ये तो -34 इसका है और ये माइनस क्या 3। तो क्या आएगा देखते हैं, 6.63 इंटू 10 पावर -37 और डिवाइड बाई 2। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ये 10 पावर -37 में आता है और यहाँ 10 पावर -9 में आता है इलेक्ट्रॉन के केस में। तो इसका वेवलेंथ ज़्यादा है ना, क्योंकि 10 पावर -9 है, लेकिन इसका 10 पावर -37 है किसी बाल का जिसका मास बहुत कम है, जिसका मोमेंटम बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसका, लेकिन इसी तरह हमारे पास अगर अर्थ है तो उसका तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका मास बहुत हाई होता है। तो जब उसका मोमेंटम बहुत हाई होता है तो इसका मतलब ये कि उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका वैल्यू तो बहुत निग्लिजिबल होगा, क्योंकि हमें बाल का या फुटबॉल का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है, 10 पावर -37 में है। तो अगर इसी तरह हम अर्थ का या किसी हैवी बॉडी का जिसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो तो उसके साथ तो जो फिर जो वेव्स है वो तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हम जो माइक्रो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इसी का हम वेव नेचर भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसका जो वेव नेचर या वेवलेंथ है वो 10 पावर -9 है, जो कि बड़ा है एज़ कम्पेयर टू दिस वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स लाजमी करें।